में दर्शा रही हैं कि भाई आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है। पंजाब से बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी कल मंत्रिमंडल की बैठक उन्होंने बुलाई है। बड़ी खबर दरअसल ये है, कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होनी है चंडीगढ़ में। कल बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं चरणजीत सिंह चन्नी, सौंप सकते हैं। जाहिर तौर पर अब उस पर मोहर लग जाएगी जैसे ही नतीजे सामने आ जाएंगे, तारीख वक्त भी निर्धारित हो जाएगा। लेकिन बड़ी और अहम जानकारी पंजाब के लिहाज से इस वक्त ये आ रही है, कल बकायदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने बैठक बुलाई है मंत्रिमंडल की और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ये जिक्र किया जाएगा हार का कारण क्या रहा है और उसके बाद जिम्मेदारी ली जाएगी कौन रहा है हार की वजह, और बावजूद उसके बाद जाहिर है राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की प्रक्रिया की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी दरअसल इस समय पंजाब के लिहाज से सामने आ रही है। न्यूज रूम चलते हैं, सहयोगी हर्ष इस वक्त न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष, पंजाब की अगर बात करें तो शायद सीएम चन्नी समझ चुके हैं कि हाँ, इस बार हम वापस नहीं, अब आम आदमी पार्टी के भगवंत मान राज करेंगे, वहां के सरदार रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ममता। जिस तरीके से पूरी नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन किस तरीके से हमारी टीम काम कर रही है, मैं चाहूंगा कैमरा घुमाए और दिखाया जाए। ये देखिए, वहां कोने से लेकर इस कोने तक अगर आप देखेंगे हमारी टीम पूरी लगातार काम कर रही है। उधर से इधर भी कैमरा घुमाया जाए, इधर भी देखिएगा हमारी टीम पूरी नजर बनाए हुए है। टेक्निकल टीम भी है, इशफाक गौहर साहब हैं, और आगे भी थोड़ा अगर कैमरा हम ला सके तो ये पूरी टीम हमारी काम कर रही है और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पूरी टीम हमारी काम कर रही है। अब पंजाब पे आते हैं, जब हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर आप जो कह रही हैं कि जो बदलाव हो रहा है, और अभी जो आपने खबर ब्रेक की है कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी को जानने के लिए राजेश भी मेरे साथ आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इशफाक गौहर साहब को मैं सबसे पहले बुला लेता हूं, क्योंकि इशफाक गौहर साहब के पास कुछ अहम जानकारियां हैं भगवंत मान को लेकर भी और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी लेकर। इशफाक साहब, चन्नी साहब ने मीटिंग बुला ली है। अब चन्नी साहब को जो सीएम बनाया गया था, फिर एक बार को हमें ऐसा लगा जब एक ही स्टेज पर सिद्धू साहब भी खड़े थे, एक ही स्टेज पर चन्नी साहब भी खड़े थे। राहुल गांधी साहब ने हाथ उठा लिया चन्नी साहब का, क्योंकि सिद्धू साहब के पास वो कश्मकश रह गई कि भैया सीएम तो मैं बनना चाहिए था। क्या उसका खामियाजा इन चुनावों नतीजों में हमें देखने को मिल रहा है कि जो कहीं ना कहीं आपसी कलह थी उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया? सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस एग्जिस्ट कहां पर करती है आज के दिन में, कांग्रेस की लीडरशिप कहां पर है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि घर का मुखिया कहां पर है, कौन है, किसके हाथ में बागडोर है। कांग्रेस यहां पर मिसिंग है। कांग्रेस ये फैसला ही नहीं कर पा रही है कि कौन उनका मुखिया है, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी और क्यों होगी। जीते तो राहुल गांधी, हारे तो पार्टी, जीते तो राहुल गांधी, हारे तो सिद्धू। यही वजह है कि कांग्रेस हर हाल में पीछे जा रही है, चाहे वो यूपी हो, आपका गोवा हो, मणिपुर हो, और आपका पंजाब यहाँ से चला गया है। नंबर एक। नंबर दो, बड़ी बात यह है कि सिद्धू नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं और बहुत अच्छे अपने खिलाड़ी रहे हैं इसमें भी, हमारे पॉलिटिक्स में। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए बन सकते थे, लेकिन वही बात है ना कि दिल्ली ने क्या चाहा और दिल्ली ने क्यों ये चाहा, ये बड़ा सवाल है। एक सवाल है, क्या नाम है, अब हम फ्यूचर में हम देखेंगे क्या नाम है कि क्लैशेस और बढ़ जाएंगे पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू कहेंगे कि भाई अगर मेरा पूरा मॉडल सिद्धू मॉडल एग्जीक्यूट कर दिया होता तो शायद हम बेटर परफॉर्म करते, या चन्नी सिद्धू जीत पाएंगे। नहीं, अभी तो सवाल ये भी है ना कि क्या सिद्धू अपनी सीट को बचा पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं वो खतरे में है। कभी उनका ग्रीन बटन दबता है, कभी रेड बटन दबता है, कभी ग्रीन, यानी वो रिलीफ फेज में नहीं है। चलो मैंने 20,000 15,000 की लीड ले लिया भैया, अब तो मैं शांत हूं, मैं जाकर मीडिया से बात करूं। इसलिए मीडिया से कोई बात नहीं है जब तक वो इंश्योर नहीं हो जाएगा। या तो आप सारा ठीक इस पर फूटेगा ईवीएम पे, या वो खामोश होकर घर बैठेंगे। वैसे वो खामोश होने वाले बहुत कम है, लेकिन जरूर वो बात करेंगे। कहीं ना कहीं नेतृत्व की बड़ी बात थी कि ये नहीं कि सिर्फ स्टेट लेवल के नेताओं ने जो बयानबाजी की। आप देखिए जो पंजाब मुख्य रूप से कांग्रेस के जो सेंटर लीडर्स थे, मनीष तिवारी, आप सुनील जाखड़ को देखिए, आप अंबिका सोनी को देखिए, कहीं कोई सामंजस्य से निकल के ही नहीं आ रहा, सब अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और अब देखिए ना, ये सब चीजें और बड़े स्तर पर निकलकर सामने आएंगी और अब होगी नेतृत्व परिवर्तन की डिमांड। नेतृत्व परिवर्तन का जब हम जिक्र करते हैं, राजेश आप भी मानते हैं कि क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? कहां पे? पंजाब। बिल्कुल, पंजाब में नहीं बल्कि दिल्ली में भी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो दिल्ली में बैठे हैं कांग्रेस के बड़े लीडर, उनको भी सोचना पड़ेगा। उनके डिसीजंस की वजह से पंजाब में ये हालत हुई है। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर गए, बोला हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो डूब गए, खुद तो हार गए, वो पूरी कांग्रेस का भी लगभग सफाया वहां से करवा दिया है।
तो राहुल गांधी, उसकी टीम को, प्रियंका गांधी वाड्रा को और दूसरे कांग्रेस के लीडर्स को सोचना होगा। और सबसे बड़ी चीज मैं जो कहता हूं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से हटकर चीजें सोचनी होगी, क्योंकि अब चीजें उनके बस में नहीं है। एक नई लीडरशिप की जरूरत है, अनुभवी लीडरशिप, जो उमरदास जिन्हें कहते हैं ना G20 जिन्हें अलग कर दिया गया है, शायद उनमें से कुछ चीजों को लाने की जरूरत है ताकि इस संगठन को वो जिंदा कर सके। की बात को ही सुना होता ना तो आज सिचुएशन कुछ अलग होती है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस आपको यूपी में दिखती। अभी जो ट्रेंड आ रहा है इसमें 5 पर भी कहीं एडजस्ट नहीं कर रही है, यानी जो उनके पास था साथ जो उनके पास पूंजी थी वो भी जा रही है। तो प्रियंका वाड्रा गांधी की सियासत खत्म मेरी नजर में अभी तक। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उसने पसीना बहाने की कोशिश की, बाई को भी उसने कई बार सामने लाया, लेकिन फिर वही गलतियां की कि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं तो उसके पीछे 3 बड़े कारण होते बनाने के पीछे, कि मैं क्यों ये बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं और क्या इसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। आपने घर बैठे फैसला लिया कि मैंने महिलाओं के लिए बनाना है, पिंक मैनिफेस्टो बनाना है। लेकिन गौहर पंजाब के अंदर तो मैनिफेस्टो एकदम एंड टाइम में आया ना, वो भी तो इश्यू रह गया। इशू कांग्रेस का तो यही है ना कि मैंने यही कहा, यही चीजें कब होती है, जब मैनेजमेंट होती है। आपकी मैनेजमेंट चली आम आदमी पार्टी में, क्या हुआ, दिल्ली में लोग बैठे, उन्होंने फैसला किया कि बिना पंजाब जाना है जी, ये 5 चेहरे जी पंजाब में काम करेंगे, ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी जो लोगों से मिलकर एजेंडा तय करेगी, ये हमारी सोशल मीडिया टीम होगी। एक सिस्टम काम करता है, कांग्रेस का सिस्टम ही फेल है। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है, बनाया गया था तो ऐसा कहा गया था कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां पर बिठाया गया था, जैसे सलमान खुर्शीद हो गए और तमाम जो दिग्गज नेता, इन लोगों को बिठाया गया, बाकी जो और दिग्गज नेता है उनको दरकिनार किया गया था। और यही मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात है ना कि हमने ग्राउंड से होनी चाहिए। फील्ड और समझाना चाहूंगा, थोड़ा समझाएंगे आप। अगर यही आम आदमी पार्टी की बात हम पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन उल्ट तस्वीर हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, ऐसा क्यों? उत्तराखंड की जहां तक बात है ना, उत्तराखंड वो एट द एंड ऑफ स्टेज पर चले गए, मन उनका उत्तराखंड जाने का नहीं था, ये बात सीधी सी है, लेकिन तब भी उन्होंने इनरोड किया है। अगर आप वोट टैली देखेंगे ना खोल के अभी तक, तो वोट टैली में वो आगे हैं, ये नहीं है कि वो पीछे है, बल्कि कांग्रेस के मुकाबले में ठीक परफॉर्मेंस उनकी होगी वहां पर भी, नो डाउट कि वोट टैली वो आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप गोवा में गए तो अभी तक ऑफिशियल, और जिस नई कांग्रेस की बात की जा रही है, ये पुरानी कांग्रेस को नहीं सुन रही। आप देखिए हरीश रावत ने अपना दर्द जाहिर किया था, और चुनाव वोटिंग से एन पहले अश्विनी कुमार छोड़ जाते हैं, जो यूपीए 2 कार्यकाल में कानून मंत्री थे, और वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो देख ही नहीं रहा कि कांग्रेस पंजाब में जीत जाएगी। कौन जीतेगी? आम आदमी पार्टी। अब देखिए जो उन्होंने कांग्रेस का वरिष्ठ नेता बोला वो सच साबित हो गया। यानी आप ना अपने नए युवाओं को जिम्मेदारी दे रहे हो, ना पुरानों की सुन रहे हो, जिस गांधी परिवार के पीछे भाग रहे हो वो आपके ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर रहा है, तो फिर जीते। सबसे बड़ा सवाल यही है ना, देखिए आपका एक पसीना बहाने वाला कारकुन था लल्लू, हार गया ना आज। क्यों हारा? वो तो जनता में था, वो हराया गया दिल्ली की वजह से, दिल्ली की लीडरशिप ने उसको हराया, वरना वो तो ग्राउंड का आदमी है भाई, जेल गया, पत्थर खाए, हर एक मुद्दा उठाता रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप को जैसे मुद्दे उठाने थे वो कहीं और चले गए। वो रफाल के पीछे चला गया, लोगों ने रफाल को माना नहीं, वो किसानों के पीछे चले गए, लोगों ने कहा नहीं जी हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें बताओ हमारे मुद्दे क्या है। अब जो बेचारा जिसके पास किसान की जमीन नहीं है उसका बोलेंगे जो किसानों को नुकसान हो, पता मेरे को क्या है यार, तो मेरी रोजगार दो। रोजगार वाली बात किसी ने की ना सरकार में किसी ने की, ना विपक्ष ने किसी की। विपक्ष से सवाल ये था कि आपने 50 साल में क्या किया, वो सर नीचे रखते थे, सरकार से हिम्मत नहीं थी विपक्ष के पूछने की आपने क्या किया। लेकिन कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जरा जाना होगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले राकेश टिकैत क्या कुछ कह रही हैं वो जरा आपको सुनाते हैं। देखो रुझान ये है कि किसी के भी पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जा रहे हैं, यहां पे देश में एक ही चीज पर काम हुआ कि वोट कैसे मिलेगी, और उस पर बीजेपी कामयाब है कि वोट कैसे लेनी है, उस पर कामयाबी मिल रही है इनको। हमारा है आंदोलन का काम, जैसे हमको बता कि आंदोलन कैसे होना। चलिए इस बीच एक खबर आ रही है वो जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं, फिर उसके बाद लौटेंगे अपने मेहमानों के पास। बड़ी खबर है, आज शाम बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। ये अपडेट है, जश्न में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। बड़ी और अहम खबर दरअसल ये है, जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। लखनऊ मुख्यालय में ये बीजेपी का जश्न होगा और बड़ा जश्न होगा, क्योंकि अभी जो हम तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं
होली खेली जा रही है और होली के रंग में रंगे हुए सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरपूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और जोश को भर देगी ये कार्यकर्ताओं के भीतर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत बड़े मायने रखती है। ममता, उत्तर प्रदेश में जीत इतनी मायने रखती है क्योंकि माहौल बनता कभी नजर आ रहा, कभी नहीं आ रहा था। अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं आपको। तो वो तरह के आरोप लगाते हैं। ईवीएम पे 2 दिन से अखिलेश जी एक नाटक कर रहे थे कि ईवीएम की मशीनें इधर उधर जा रही है। कुछ नहीं, वो ट्रेनिंग का पार्ट था। वो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकदम क्लियर किया। वो नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसा नहीं होता था। जब जैसे कोई मशीन ईवीएम खराब हो गई तो एक्स्ट्रा किसी के पास रहती थी, वो जमा भी होती है। ट्रेनिंग में कोई गई हुई है, मॉक पोलिंग में कोई ईवीएम थी, पोल्ड ईवीएम थोड़ी कहीं गई इधर उधर। वो खाली कोई ईवीएम, वो सारा टैली हो गया। लेकिन उसने कितना मुद्दा बनाया कि ईवीएम इधर उधर हो रही है। सारे सपा के कार्यकर्ताओं को, जो हमारे जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई थी मंडी समितियों में, जहां भी, उनके बाद धरना देने का नाटक किया। तो देखिए, लोकतंत्र में जनता जिसको आशीर्वाद देती है उस पर विश्वास करना चाहिए, विनम्रता से उसको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह के निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप अधिकारी रह चुके हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे, वो भी सीधे सीधे डीएम के ऊपर, क्या कहेंगे? मैंने अभी कहा कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है यही आशीर्वाद होता है, लेकिन किसको देती है? जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस करे। अखिलेश जी भी तो अवसर मिला, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को अवसर नहीं मिला। 5 साल उनको अवसर मिला, उन्होंने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ वो गए ही नहीं। उन्होंने जो अपीसमेंट की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने जिस तरह से नीतियां बनाई, उससे जेपी दफ्तर की नोएडा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पंकज सिंह यहाँ नोएडा से हैं और वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दफ्तर से ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता इस वक्त वहां पर नजर आ रही हैं और जश्न का माहौल बीजेपी के हर एक दफ्तर में है। जाहिर है जश्न का माहौल बनता भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के हर दफ्तर में अलग अलग जगहों पर, दिल्ली मुख्यालय का जिक्र करें वहां पर भी इस समय लोग बाग जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। और ये नोएडा की तस्वीरें हैं। नोएडा में बीजेपी दफ्तर में इस तरह जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। बेहतर तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। हालांकि समाजवादी पार्टी में जरूर थोड़ी सी निराशा होगी। जो पहले उम्मीद समाजवादी पार्टी ने ममता की थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। हालांकि जनता जनार्दन है, जनता ने उनको बताया कि आखिर हम किसको चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा अखिलेश मजबूत हुए हैं, ये नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि टक्कर दी है। शायद इस बार नहीं तो अगले बार जनादेश मिल जाए। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जरा उनसे तारुफ करवाते हैं। विशाल चौहान बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही अनीता मिश्रा समाजवादी पार्टी से, दीनानाथ सिंह सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, इस वक्त खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले विशाल चौहान के पास ही चलते हैं, क्योंकि बीजेपी में जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं। शायद विशाल जी के चेहरे पर भी खुशी होगी इस वक्त। जी विशाल जी, बीजेपी का जो प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो रणनीतियां विपक्ष ने इस वक्त सामने रखी थी उस पर बीजेपी हावी हो रही है। सबसे पहला शुरुआती रुझान पर आपसे ही कमेंट लूंगी। देखिए, कल आपके चैनल के माध्यम से ही मेरी बात हुई थी, तो जिस प्रकार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही बताया था कि हम 300 प्लस जाएंगे। अभी तो बहुत समय बाकी है और आप रुझान भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हम उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहाँ सभी जगह हम जीत दर्ज कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपके चेहरे पर वो चमक नजर नहीं आ रही है जीत की, वो जीत की चमक नजर नहीं आ रही जो दूसरे प्रवक्ताओं में नजर आ रही है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि आपको लग रहा है ना कि जीत गए हैं, हम जीत रहे हैं, रुझानों में हम जीत रहे हैं, मिठाइयां बांटनी है, जश्न का माहौल चल रहा है। ये परिणाम तो आज आया है, लेकिन परिणाम की जो आशा थी वो पूर्व से थी। देखिए, राजनीति में या जो भी ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर जीत और हार का दारोमदार जनता के ऊपर होता है। और जनता किस मुद्दे पर किसके साथ जाती है, तो वो जब हमारी कार्यशैली, हमारी विचारधारा जनता के अनुरूप है, जनता के जो जनता चाहती है उसके अनुरूप है,
तो निश्चित रूप से हमें तो जीतना ही था। और हम ये कह भी रहे हैं कि अभी आने दीजिए, 2 बजने दीजिए, 2-2:30 बजे क्लियर हो जाएगा, हम 300 प्लस जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी तो जो अपेक्षा कर रही थी, वो अपेक्षा सब जानते थे कि वो एक ख्याली पुलाव थे और वो उसका कुछ होना नहीं था, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वही गुंडागर्दी, वही भ्रष्टाचार। आपने देखा कि ईवीएम, भाई आप किसी पर तो भरोसा करेंगे? यहाँ किसी पार्टी का या किसी का, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और ठीक प्रकार से काम कर रही है। किस प्रकार से आप वीडियोज आ रहे हैं कि कूड़ेदान को खंगाल रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय को खंगाल रहे हैं, तो उनका बुद्धि स्तर समझिए। जब चलिए अनीता जी से जवाब ले लेते हैं इसी पर। अनीता मिश्रा समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अखिलेश पर आखिरकार भारी पड़ गई योगी, अगर मैं कहूं तो? घटे सच नहीं रहता है और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी के झूठ के खिलाफ शायद बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाई। और आप देखें तो चारों तरफ हुकूमत और सियासत का ही जोर दिख रहा है ममता। तो देखिए अखिलेश जी जो थे, आपको क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि अकेले लड़े, बहुत मजबूती से लड़े और काफी आगे बढ़े हम। आप देखिए तो 47 से हम 147 तक पहुंच रहे हैं और अभी आगे अभी तो रुझान है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो आगे तो हम बढ़े हैं, हमारी मेहनत को आपको क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा। और अनीता जी परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, नो डाउट परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, नो डाउट, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नहीं यार अब भी ये तो 200 के पार 250 के पार पहुंचना था लेकिन कम रह गया है? और जो वजहात बता रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ईवीएम को अब दोषी ठहरा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर बैलेट पेपर देख रहे हैं, ईवीएम मशीन्स को कह रहे हैं कि यूं ही चली गई बिना प्रोटोकॉल्स के। तो पहले से ही अब दोषी किसको ठहराना है उस बात की एक तरीके से भूमिका बना रहे थे। सेना, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया, सभी लोग एक तरफ थे और अखिलेश एक तरफ थे। आप देखिए ये तो चुनाव ऐसे हो गया जैसे यूक्रेन की लड़ाई हो रही। यूक्रेन ताकतें सारी रूस के साथ है और यूक्रेन अकेले योद्धा की तरह लड़ा। तो अखिलेश बिल्कुल अकेले योद्धा की तरह लड़े और आगे भी बढ़े। आपने देखा है हमारे मुद्दे अलग थे। हमारे मुद्दे थे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। हमारे मुद्दे ये थे। बीजेपी का मुद्दा ध्रुवीकरण था। तो ठीक है, और बीजेपी के झूठ इतने बड़े बड़े थे कि उनका जो झूठ था उसके खिलाफ मैंने पहले भी आपको कहा कि शायद हम मजबूती से नहीं लड़ पाए। अनीता जी आपके स्टेटमेंट में मेरे को थोड़ा सा एक बात नजर आ रही है। मैं ये मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन आप कह रही हैं अखिलेश अकेले लड़े हैं। 2-3 बार आपने कहा अखिलेश अकेले लड़े। क्या आरएलडी जो साथ में लड़ रही थी क्या वो है या नहीं है? अभी भी आपको अब संशय लग रहा है क्या? क्योंकि आप ये कह रही हैं अखिलेश अकेले लड़े और दम पर लड़े। उनके लोग तो उनके साथ जीने मरने के लिए तैयार हैं। वो उनके साथ है। भाजपा की तरह ऐसा नहीं है कि आज उनके साथ थे कल कहीं और चले गए। उनके साथ 4 दिन रहने के बाद उनकी असलियत समझ में आई, महसूस हुई। हमने देखा ना कि साथ-साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साथ-साथ सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, और आज जब आपकी जबान से ये सुन रहे हैं कि अखिलेश अकेले लड़े और अकेले लड़े हैं, अकेले आखिरी दम तक लड़े हैं, इतनी सीटें आई हैं, तो समाजवादी पार्टी प्लस जो नजर आ रहा है, हमने जो लिखा। हाँ मैं बता रही हूँ सपा गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ा है बीजेपी के साथ, और उनको याद तो दिलाई दी है उनकी नानी दादी। इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जिस तरह से सारी ताकतें उनके साथ थी, उसके बाद भी अखिलेश जी कहां से कहां पहुंचे हैं, सपा गठबंधन कहां से कहां पहुंचा, वो तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा ना। मैंने ये भी माना जनादेश का हम सम्मान करते हैं, और मैंने ये भी माना कि हम बहुत जिस मजबूती से उनकी झूठ और उनके दुष्प्रचार और उनके गलत प्रचार ध्रुवीकरण के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए था, वो थोड़ा शायद हम अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप देखिएगा 2 साल बाद लोकसभा चुनाव है, उसमें हम जरूर अपनी सफलता हासिल करेंगे। चलिए ठीक है। हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का कुनबा बड़ा है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वही है कि कुछ स्ट्रेटेजीज कहीं पर कमी रह गई जहां पर वो बीजेपी का सामना नहीं कर पाई है। मैं लौटूंगी आपके पास। जरा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त दीनानाथ जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दीनानाथ जी, 37 साल बाद ऐसा होगा कि जब एक
मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा? ऐसा है ममता जी, ममता जी मैं यूपी से हूँ। मैं आपको ये बताते चलूं कि दोबारा जो ये दोहराया गया है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति है। ये अन्य राजनीतिक दल लोग जो है ना वो इलेक्शन लड़ने के बाद सो जाते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन चल रहा है वो अभी ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये रातों दिन लगे पड़े हैं। अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 121 पे सपा है, ये सपा अभी कम होगी, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्लस और कम ये कुछ बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ पाएंगे, बहुत ज्यादा की बहादुरी भी नहीं कही जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं नाज हो रहा तो नहीं करना चाहिए, इनकी तैयारी है, जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये हर जगह। पंजाब में क्या किए हैं, जनता तो पंजाब भी देख रही थी तो ऐसा नहीं है कि यूपी में जोगी जी हैं, जो जोगी जी की कार्यशैली रही है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है वहां पे, और अखिलेश जी की सबसे कमी मैं आपको बताते चलूं, अखिलेश जी की सबसे कमी है कि ये समाजवादी जो बोलते हैं लोग ना, ये समाजवादी है नहीं, ये फैमिलीवादी रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव और गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी गठबंधन ने दीनानाथ साहब बेहतर तो किया है ना पिछली बार से, और भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन ने वो भले ही चलिए आंकड़ा आप छू लिए, 273 270 का आंकड़ा छू लिए, जादुई आंकड़ा है और आप पार कर गए, मैंने मान लिया। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी तो समझनी होगी ना, पिछले चुनाव से अगर कम आ रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी ना, वरना जनता तो जनार्दन है। आप कह ही रहे हैं योगी जी ने काम किया है, मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन कमी तो हो गई ना, फिर भी कहीं ना कहीं तो है कमी या नहीं है? आवाज नहीं आएगी अब आपको। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनके पास, लौटेंगे उनके पास। फिलहाल विभू गुप्ता मेरठ से इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, विभू के पास चलते हैं। विभू, फिलहाल क्या मेरठ में माहौल है, क्योंकि इस वक्त नतीजे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो रही है? तक के हम रुझानों की बात करें, अगर इन हम परिणाम माने तो 3 दशकों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मुख्यमंत्री की कमान भाजपा संभालने जा रही है। तो मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सिर्फ 2 सीटें हैं। रफीक अंसारी जी भी हमारे साथ, जो शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। रफीक जी, कितनी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? लगभग 21 राउंड हो गए हैं और 20,000 वोट से मार्क। क्या लगता है रफीक अंसारी फिर दोबारा पुनः विधायक बनने? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे हमारे हैं जीतने की। विधायक भाजपा 7 सीटों पर कब्जा करने के बाद अब वो तो अभी पूरे राउंड में पता लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले जीत मेरठ शहर से हो रही है। ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहिए? हमारे जीत रहे हैं 21,000 से जीत रहे हैं हम, 20,000 से तो जीत चुके हैं। गड़बड़ी नहीं है? अरे हमारे गड़बड़ी, हमारे वो जीतते थोड़ी हम लोग। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं, अगर गलत होगा तो क्या होगा उन्होंने, लेकिन हमारे यहाँ तो ठीक है। देख सकते हैं रफीक अंसारी थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि शहर विधानसभा सीट पर वो जीतेंगे। तो ममता कहीं ना कहीं 7 विधानसभा सीटें हैं और 5 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। सिर्फ 2 ही सीटें हैं जहां पर अभी तक जश्न वगैरह की तस्वीरें आई हैं सामने या नहीं आई विभू? कुछ जश्न वगैरह चल रहा है, नहीं चल रहा है? देखिए, अभी मेरी एसएसपी प्रभाकर चौधरी है, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरठ में विजय जुलूस पर पूरी तरह रोक रहेगी और जो प्रत्याशी होंगे, जीते हुए कैंडिडेट होंगे, उन्हें वहां के लोकल थानेदार उन्हें घर तक छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं विजय जुलूस पर तो मेरठ पुलिस प्रशासन स्थानीय मुख्यालय का क्या हाल है? वहां पर बीजेपी के स्थानीय मुख्यालय का क्या हाल है? अब्दुल, दोबारा अपना सवाल। स्थानीय जो मुख्यालय है बीजेपी का मेरठ के भीतर, उसमें क्या हाल है? वहां पर क्या तस्वीर है? देखिए, अभी तक के रुझान जो है मेरठ में 5 विधानसभा सीटों पर अगर वो बढ़त बनाए हुए हैं तो मेरठ का जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जो भी लोकल कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने कार्यालय पर जश्न मना रहे हैं। होली से पहले जो जाहिर है जश्न का माहौल होगा और कुछ देर के बाद आप मुख्यालय पहुंचिए, वहां से आपको जरूर हम तस्वीरें दिखाएंगे, विभू दिखाएंगे। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनसे बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, अनूप त्रिपाठी ने, वो भी सुनिए जरा किस तरह जो रुझान आए हैं उसके गदगद नजर आ रहे हैं वाजपेयी साहब।
2022 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के अभी रुझान आना शुरू हुए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना शुरू हुआ और इसके साथ यूपी भाजपा मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। हम भी रंग दिए गए हैं गुलाल में और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के हनुमान यानी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने हनुमान का रोल अदा किया है मुझे लगता है इस चुनाव परिणाम में। क्या कहेंगे वाजपेयी जी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई आपको भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई और आभार। चुनाव कार्यकर्ता ने जीता है। चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद बनाम विकास के जो कीर्तिमान स्थापित किया, विकास ने जीता है। चुनाव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में किए गए जनहित के कामों को और जनता द्वारा उसको स्वीकार करने के को जीता है। चुनाव जीता है आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी के परिश्रम की पराकाष्ठा और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के परिश्रम की पराकाष्ठा ने और फिर बूथ पर कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत से जीता। वाजपेयी जी, बड़ी मेहनत की आपने 2022 के इस चुनाव से पहले। हमने देखा कि आपने तमाम एक रिकॉर्ड बनाया, दूसरे दलों के नेताओं को, तमाम बड़े बड़े जो जमीनी नेता थे उनको पार्टी से जोड़ा। बहुत बड़ा काम किया आपने, हनुमान जी वाला रोल अदा किया। तो इस जीत को का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इस जीत का श्रेय है राष्ट्रीय नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को और योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए जनहित के कामों को। सर, एक छोटा सा सवाल है कि ये नहीं लगता था कि पूर्ण बहुमत आएगा, ये लग रहा था कि 200 के आसपास बीजेपी की सीटें आएंगी, ऐसा लगता था, लेकिन पूर्ण बहुमत आ रहा है। तो आखिर इसको किस तरह से देखते, क्या समीकरण? जब मैं पूर्वांचल के दौरे पर गया तो निश्चित तौर पर यह मत बन गया था कि जनता में अंडर करंट है और वो अंडर करंट वोट में तब्दील होने वाला है। मैं अभी भी आशा कर रहा हूं कि हो सकता हम 300 पार भी पहुंच जाए। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बुलडोजर नहीं चलेगा यूपी में अब, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जी का बुलडोजर काम आया, जनता को पसंद आया। क्या कहेंगे आप? बुलडोजर था अपराधियों के खिलाफ, सामान्य जनता को नहीं। सामान्य जनता को निष्कंटक जनजीवन जीने के लिए ये बुलडोजर से था। जनता ने उसको स्वीकार किया और आज भी जो बचे खुचे बदमाश रह गए, वो चाहे किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के हों, उनके विरुद्ध बुलडोजर चलेगा। आम जनता को सामान्यतः जीने का अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे हमारे साथ बातचीत के लिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलेगा अभी अगले 5 साल और जनता को निष्कंटक काम करने का मौका मिले, वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रह सके, इसके लिए बुलडोजर चलता रहेगा आगे भी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। तो बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार खुशी देखने को मिल रही है और इस वक्त जिस तरीके से सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, सीधे तौर पर कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन सुनील कुमार जी कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। हरीश रावत, पूर्व सीएम, बड़ी दावेदारी ठोकी और लगातार बयानबाजियां की, लेकिन आज हार का सामना करना पड़ा है। कहां पर चूक रह गई है सुनील जी? लगातार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी हो, किसी के भी सामने नहीं टिक पा रही है कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी के सामने भी नहीं टिक पा रही है, ये कहना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं देखो, जब हम हारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गलतियां